नमस्कार छात्र। इससे पहले आपको संधि के अंतर्गत स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ाई गई थी और उसका अर्थ मैंने आपको बताया था। इसके बाद में हम आते हैं गुण संधि। गुण संधि में का नियम यह है, अगर अ आ के बाद में जो स्वर हैं अ आ, उसके बाद में अगर ई आए तो उसका ए हो जाता है, अर्थात ए की मात्रा हो जाती है। उ आए तो ओ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। ये इसका नियम है। इससे पहले जो हमने पहले वाला जो वीडियो डाला था उसमें कुछ बच्चों ने उसमें पहली वाली संधि के कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहे थे। उसमें एक शब्द था जिसका मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इस संधि को शुरू करने से पहले, कि उसमें एक शब्द था और बच्चों ने कमेंट किया था क्योंकि वो शब्द इतना जाना पहचाना हो गया कि वो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है। वो शब्द था अभयारण्य। तो क्योंकि व्यवहार में ज़्यादातर ये आ रहा था, तो हमारे जो छात्र हैं उन्होंने कक्षा में पूछा था कि ये सर अभ्येदन अरण्य है या अभ्यादन अरण्य। तो वो उनका विश्वास था कि ये ऐसे होना चाहिए सर, और फिर जा कर के ये अभ्यारण्य बनना चाहिए। अब चूंकि ये पहले कई बार शब्द देखा, मैंने खुद ने भी देखा था, तो कई बार संधि का पूरा ज्ञान नहीं होने की वजह से या संधि विच्छेद सही नहीं होने की वजह से कभी कभी ये लिखने में आ जाता, जो कि गलत है। बिल्कुल जो सही मैंने आपको बताया था कि सही यही होगा, अभेदन अरण्य। अब प्रश्न अपने छठी सात या आठवीं क्लास में कई बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं, कई बार तो संधि विच्छेद करके पूछ लेते हैं, कई बार संधि करके पूछ लेते हैं, कई बार संधि का नाम पूछ लेते हैं कि जैसे ये दे दिया और उसके अलावा दूसरा दे दिया। ये दो ऑप्शन अगर आपके सामने हैं और पूछ लिया जाता है कि सही कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि जैसे मैंने आज भी क्लास में जब कक्षा में ये दो तीन शब्द लिखे तो बच्चों ने बताया कि सर यही सही है। ऐसा ही एक शब्द में अभी इस संधि के अंतर्गत एक शब्द और है जाना पहचाना, जो उसको आपको बताऊंगा कि उसको भी बोलते कैसे हैं लेकिन लिखने में वो कैसे आता है। तो इसमें ये देख ली, कई बार संधि पूछ लेते हैं, तो आपको संधि का ये ध्यान रखना बच्चों कि अ और अ, यानी अगर आ अर्थात आ की मात्रा लगेगी, सीधी सी बात है कि स्वर तो है ही है, इसके अलावा स्वर संधि का वो कौन सा भेद है जो मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ पहले वाली क्लास में, कि ये जो संधि है, जो पहला भेद है, उसी के अंतर्गत उसका उदाहरण है। और पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अभयारण्य, अभयारण्य ये सही है बेटा। अगर परीक्षा में आ जाते हैं आपके इसमें वार्षिक परीक्षा में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देखो, अपनी जो क्लासें हैं, जो प्रारंभिक क्लासें छठी सातवीं आठवीं, इसमें लगभग सभी संपूर्ण व्याकरण आती है। इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं कि केवल यही पोर्शन आएगा व्याकरण का। उसके बाद में 9वीं और 10वीं में इन व्याकरणों का सारांश आ जाता है, जो हम सब कुछ पढ़े हुए होते हैं। जैसे पद परिचय हम देते हैं तो पद परिचय में सब कुछ आ जाएगा। कभी संज्ञा पूछ लेंगे, कभी सर्वनाम पूछ लेंगे, कभी अव्यय पूछ लेंगे, कभी क्रिया पूछ लेंगे, उसमें फिर सब सकर्मक अकर्मक और उसके सारे भेद हमें आने चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं आपको गुण संधि की परिभाषा बता दी मैंने कि अगर आ के बाद में अगर ई हो तो उसका ए अर्थात ए की मात्रा, उ हो तो ओ अर्थात ओ की मात्रा, और री हो तो अर बन जाता है। ये उसके उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको, जैसे कई बार आपको सीधा सरल शब्द पूछ लेते हैं, कई बार थोड़ा उसको घुमा करके पूछ लेते हैं। शब्द है गजेंद्र। गजेंद्र शब्द है छात्रों। तो गजेंद्र में क्या होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कई बार हमें संधि विग्रह करते वक्त, संधि विच्छेद करते वक्त या संधि करते समय शब्दों का पता भी चलता है। तो गज धन इंद्र, गज यानी हाथी, इंद्र यानी हाथियों में जो इंद्र है, यानी वो क्या है, हाथियों का जो राजा है वो है गजेंद्र। गजेंद्र, ये जो अब इसमें देखिए ये अ धन, ये ई बराबर मात, देखिए बना है ये ए बना है। ए का मतलब एक ही मात्रा है। अगर यहाँ पर ये बनता तो यहाँ दो मात्रा होती
और फिर वो उदाहरण इसमें न रह करके अगला जो संधि का भेद है अर्थात वृद्धि संधि उसमें चला जाता, जो हम आगे के उसमें पढ़ेंगे। तो यहां पर हम अभी तक इसी का उदाहरण पढ़ रहे हैं। दूसरा जैसे उदाहरण देखिए, हम इसी तरह से जैसे गजेंद्र है, या इसी तरह से एक दूसरा जो शब्द है नगेंद्र देख लीजिए, नगेंद्र। तो बेटा इसमें भी नग धन इंद्र है, और ये भी इसमें भी वही ए और वही ई है। तो ये उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे एक नाम है जाना पहचाना भारतेंदु। भारतेंदु देखिए बच्चों, भारतेंदु, तो इसका देखिए भारत धन इंदु। तो इस तरह से ये जो गुण संधि है, उन गुण संधि के उदाहरणों के अंतर्गत ये शब्द हैं, और हम उसको अलग अलग वर्णों को करने के बाद में, जैसे दूसरा शब्द मैं आपको ले लूँ कि साहित्य इतर है, साहित्य से इतर, साहित्य से दूसरा, तो साहित्य धन इतर। तो ये उदाहरण आपके इसमें हुई। इसके जो आपको लग रहा है ए और ई है, वो ए यहाँ पर बन जाता है। अब जैसे हम यहाँ अगर बड़ी ई करेंगे तो भी हमारा जो आगे वाला परिणाम है वो यही होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए छात्रों कि हम एक शब्द लेते हैं योगेश्वर। योगेश्वर शब्द हमने ले लिया, तो योगेश्वर शब्द की भी कई बार 2-3 तरीके से उसकी संधि पूछ लेते हैं। तो योग धन ईश्वर, तो इसमें ईश्वर में चूंकि इंद्र में ई छोटी है लेकिन ईश्वर में ई बड़ी है, इसलिए इसमें ए धन ई बराबर परिणाम ये भी वही होगा, यानी ये एक ही मात्रा। और जैसे मान लो अगर ये से न पूछ करके, देखिए संधि दोनों ही सही हो सकती है। आप कहेंगे सर आपने तो पहले तो ये बताया था, अब ये कैसी हुई? तो जैसे मान लो शब्द आ गया योगीश्वर, योगीश्वर शब्द आ गया, तो आप देखिए तब इसकी संधि होगी योगी धन ईश्वर। अब चूंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए बड़ी ई और बड़ी ई मिल करके वो बड़ी ई बन जाती है, जो किस संधि में जाएगी ये आपको उत्तर अपने आप देना है कि ये अगर ये होगा तो ये होगा, ये शब्द है तो इसका उत्तर ये होगा। ऐसा ही एक मिलता जुलता शब्द वहाँ भी लाएंगे हम। कई बार क्या होता है कि संधि दोनों ही सही लगती है, अब दोनों जब सही लग रही है तो हमें उसके निकटतम उत्तर के पास पहुँचना कि वास्तव में एकदम एग्जैक्ट सही उत्तर उसका कौन सा होगा। ये योगीश्वर आपका उदाहरण है। उसी तरह से एक तरह से ये देखिए, अगर आपके आ जाए शब्द उपेक्षा, उपेक्षा, तो उपेक्षा में क्या होगा? उप धन इच्छा। अब इच्छा का मतलब होता है इच्छा, उपेक्षा। अब यहां पर उप में ए, इसमें धन में बड़ी ई, तो भी परिणाम वही होगा जो मैंने आपको यहाँ बताया था, यानी बराबर में बड़ी ई अर्थात बड़ी ई की मात्रा ही आएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं इसी के अंतर्गत, ऋषिकेश। अब थोड़ा शब्द ये कठिन सा लग रहा है, लेकिन इसको भी अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसका भी हमें संधि विच्छेद मिल जाएगा। जैसे ऋषिक धन ईश, तो इसमें भी वही ए और इसमें वही बड़ी ई, अर्थात यहाँ पर भी वही एक ही मात्रा। तो बेटा इनको आपको इस तरह से ध्यान रखना है। एक एक संधि, एक एक वर्ण ये अलग कैसे हो रहे हैं, आपस में मिल कैसे रहे हैं। अब आपके सामने आता है उदाहरण, ये ए वाला आ गया, छोटी ई आ गई, बड़ी ई आ गई। अब आपके सामने आएगा उदाहरण आ और ई का। देखिए अब आ और ई का उदाहरण हम कैसे लेंगे,
आप एक उदाहरण देखिए, ये राकेश है, राकेश। तो जैसे मान लो आपको दे दिया राख धन ईश और राका धन ईश, तब भी फिर हम अगर उसका थोड़ा सा कम अध्ययन करेंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी कि अभी लग तो दोनों ही एक से रहे कि अ और ई आएगा तो भी ए होगा, आ और ई आएगा तो भी ए होगा। तो ऐसी स्थिति हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे हम शब्द के निकट पहुंचेंगे कि राका का मतलब होता है चंद्रमा, ईश राका, राका धनी राका यानी चांदनी, और ईश यानी ईश्वर, यानी अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये शब्द बन करके सामने आएगा राकेश। ऐसे ही एक बहुत ही जो सरल शब्द आप देखिए रमेश। अब बच्चों इस रमेश में देखिए आप हमें दे देंगे कि राम धन ईश और रमा धन ईश। तो देखा जाए तो संधि के हिसाब से तो दोनों शब्द सही हैं कि इसमें भी अ और ई मिलकर के भी ये भी ए होगा, और इसमें आ और बड़ी ई मिलकर के ये भी ए ही होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में हम किसको सही मानेंगे? जैसे राक धन ईश में और राका धन ईश में हमने सही वाला देखा, तो इसमें तो हम जज ही नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें सही कौन सा नहीं, क्योंकि नियम क्या है कि अ और आ के बाद में अगर ई हो तो ए होगा, उ होगा, उ है तो ओ होगा, री है तो अर होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में हम वहाँ पहुँचते हैं कि निकटतम कौन सा है? रमा यानी लक्ष्मी, और ईश यानी ईश्वर, रमा के ईश्वर यानी भगवान विष्णु। तो हम इसको सही मानेंगे इस स्थिति में, ये सही होगा। हालांकि नियमानुसार आप ये कह सकते हैं कि सर ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है ये भी ए और ई मिल करके, लेकिन अब उन दोनों ही स्थितियों में, जैसे मान लो कई बार हम समास पढ़ते हैं तो पीताम्बर शब्द आ गया, तो पीताम्बर में जैसे आपको कर्मधारी दे दिया या फिर दूसरा दे दिया बहुव्रीहि दे दिया, अगर दोनों एक साथ दे दिए तो फिर आपका सही उत्तर है, एग्जैक्ट जो सही नज़दीक का उत्तर है वो पहुंचेगा आपका बहुव्रीहि समास। पीले हैं वस्त्र, इसके अर्थात भले वो भगवान विष्णु है, राम है या कृष्ण है। तो ऐसी स्थिति में हमें उत्तर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचना है कि रहेगा कौन सा सही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। अब आगे देखिए, आगे हम चलते हैं अ और उ के ऊपर। जैसे अभी तो ई के बराबर ए हो रहा था, हम पहला उदाहरण ले लेते हैं जो मैंने बताया कि अगर ई आए तो एर, उ आए तो, एक दो उदाहरण हम उ के लेकर के आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि उ के बाद में ओ कैसे बनता है। देखिए ए आ प्लस उ या उ बराबर ओ, अर्थात ओ की मात्रा। इस तरह से इसमें हम जो नए शब्द हैं इस तरह से बनेंगे। उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही जो अच्छा शब्द है वो देखिए आप, इसमें ऐसे आ जाता है अतिशयोक्ति, और बेटा प्रश्नों को कई तरह से परीक्षा में घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, और ऐसी स्थिति में हमें घुमा फिरा करके सारे प्रश्नों के उत्तर होने ही चाहिए याद, या फिर हमें उसका संधि विग्रह और उसकी संधि दोनों ही आनी चाहिए। अब आपको मान लो संधि नहीं पूछे, संधि नहीं पूछना है, उसको ये पूछ लें कि इसमें ये बताइए कि इन दोनों में सही कौन सा है। तो मैंने एक बताया था कि जो भाषा में जो कई बार गलत शब्द होते हैं लिखने में और बोलने में, उसका एक कारण है कि क्षेत्रीय प्रभाव। तो किसी क्षेत्र में किसी मात्रा पर जोर कम दिया जाता है, किसी में ज़्यादा दे दिया जाता है तो वो बड़ी हो जाती है, कम दिया जाता है तो वो छोटी मात्रा हो जाती है। इसी स्थिति में अगर हम हमारे इस एरिया में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि सही उत्तर ये है, लेकिन भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हम इसका संधि विच्छेद करके, अगर आपने संधि विच्छेद कर लिया तो आपका सब कुछ सारी बीमारी खत्म, और संधि विच्छेद नहीं किया और तुरंत देख लिया कि नहीं यही सही है, ये वाला ही सही है, तो फिर आप यही सही करेंगे बिना संधि किए हुए। तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसके मूल में जाएंगे, देखिए
अतिशय धन उक्ति। अब अतिशय धन उक्ति नियम का पालन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर ए और यहाँ पर उ। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ने हमें पढ़ाया तो था कि ये है, ए और उ मिल करके हमारा ओ होगा और ओ की मात्रा होगी। लेकिन बच्चों इसमें ये जो मैंने चीज़ बताई, ये इसमें भी नियम पालन हो सकता है, अतिशय। लेकिन आपको लग जाएगा कि ये शब्द शायद गलत है अगर आप यूँ लिखेंगे अतिशय धन उक्ति। तो पहली बात तो अगर कोई वर्ण गलत होता है, शब्द गलत होता है, तो लिखते वक्त हमारे हाथ खुद ही रुक जाते हैं कि ये बैठ नहीं रहा। तो जो नहीं बैठ रहा वो ये मान लीजिए कि वो बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो बेटा इसमें देखो आप अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति, अर्थात हमारा ये शब्द सही है। अतिशय यानी बड़ा चढ़ा करके जो कही गई उक्ति है, अतिशयोक्ति होती है। जैसे अलंकार होता है, कई जो कविता होती है, कई जो पद होते हैं, उनमें किसी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो फिर उसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी हो जाता है और उसमें संधि ये शब्द आते हैं। जैसे अब मेरे को प्रश्न पूछे थे पिछले वीडियो में कि सर अभयारण्य तो ये सही है, लेकिन उसमें भी वही दिक्कत थी। आप आज जैसे मैंने क्लास में भी पूछा कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो ज़्यादातर बच्चों ने कौन सा उत्तर दिया, ये उत्तर दिया, लेकिन ये सही नहीं है, ये क्षेत्रीय प्रभाव है। इसमें ये क्षेत्रीय प्रभाव सही उत्तर आपका ये होगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं अपने, इसी से मिलता जुलता, जैसे मंदोदरी शब्द है, मंदोदरी, तो इसमें मंद धन उदरी, तो आपका कौन सा होगा इसमें, ये वही ए और वही उ बराबर वही, और ये शब्द आपका बन गया। तो इस तरह से बच्चों आपको जैसे अंत्योदय है, अंत्यधन उदय, तो इसमें भी इसी संधि के नियम का पालन हो रहा है। तो आज हमने ई और उ के उदाहरण आपके सामने दिए हैं। कल हम इसका उदाहरण लेंगे अर वाला, कि अगर इनके बाद में आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। और आप भी इसको देख कर के आना, कोई अगर आपको प्रश्न है दिमाग में आ रहा है तो इससे संबंधित आप प्रश्न भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।